नमस्कार दोस्तों, एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी एक बार जरूर सुने। फुल टाइम मेट। आदित्य, उठो ना। देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक आई नहीं। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती हैं, पर इधर 2-3 दिनों से रोज आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो 1 घंटा हो गया है, अभी तक नहीं आई। अदिति ने अपने पति आदित्य से कहा। कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम परेशान ना हो। आदित्य ने उत्तर दिया। अरे परेशान कैसे ना हूँ, अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी का सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं? मेरे ऑफिस का टाइम भी हो रहा है और मेरा टिफ़िन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी। अदिति खींच कर बोली। आदित्य, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। अदिति, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो। पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल। आदित्य बोला, जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी। अदिति, क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग हैं। आदित्य गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? अदिति, मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती है इतनी देर आजकल। कहते हुए अदिति अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है सविता जी के बारे में, जो अपने पति के देहावास के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहेंगी, ये कहकर उनके बेटे उन्हें अपने साथ शहर में ले आया था। जब से सविता जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। आदित्य उनका इकलौता बेटा और अदिति उनकी बहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। अंश उनका 2.5 साल का पोता प्ले स्कूल में जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी सविता जी की ही कंधों पर आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली बाई आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी जो पोते अंश की देखभाल भी करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई थी कि वो सब सही से काम नहीं करती हैं। बस एक बर्तन धोने वाली और एक साफ सफाई करने वाली आती थी। खैर, सविता जी अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में इज्जत नहीं थी। अदिति तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। उसे तो सिर्फ अपने काम से ही मतलब था। अपने बेटे आदित्य के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो अदिति को फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, अंश की भी चिंता नहीं रहती। आदित्य की माँ ने बहुत अच्छे से घर संभाल रखा है, इसीलिए ही तो उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसे भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों बचा रहे। और काम भी अच्छा हो रहा है और अंश की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के नखरे तो उफ, तंग आ गई थी मैं।
तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो सविता जी सुन न सकी। असहनीय पीड़ा हुई उन्हें। क्षुब्ध हो गया उनका मन, यह सोचकर कि जिसे वह अपना घर, बेटा, बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही ना था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दे, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी, पर अदिति की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना अदिति को आभास कराए कि वो उसकी बातें सुन चुकी हैं, अपने काम में लग गई थी। सविता जी के पति सुरेंद्र जी एक किसान थे। दूसरे की जमीन पर खेती का काम करते थे। उसी के मेहनताने से उनका घर चलता था। खुद की कोई जमीन जायदाद थी नहीं। 1-2 कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था। आदित्य उनकी इकलौती संतान शादी के 11 साल बाद काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों आदित्य की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना पेट काट कर भी उसकी सारी इच्छा पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और आदित्य भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सिलेक्ट हो गया। आदित्य ने फ़ोन कर उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। शारदा जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। आदित्य, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी। 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 8 महीने बाद आदित्य आया 2 दिन के लिए, माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों की शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। लेकिन आदित्य की खुशी के लिए हम दोनों मान गए। ना मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि आदित्य ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतज़ाम कैसे होगा? सविता जी ने आदित्य से पूछा। माँ, तुम्हें इंतज़ाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ अदिति के पिता ही शादी का सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों को वहाँ आशीर्वाद देने चलना है। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए। उसके बाद शहर जाना ना हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। आदित्य हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे। बस फ़ोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजार रहे थे। पर पति के मृत्युपरांत आदित्य गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले गया था कि अब वो शहर में उसके साथ रहेगी। आज भी सविता जी अपने पोते अंश को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से अदिति खींच रही थी।
क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी सविता जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे। आदित्य ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होंगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ है। सविता जी ने कहा। अरे माँ, यह कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लग गई। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई आप? आदित्य ने कहा। मुझे खुशी हुई सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल। पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ। सविता जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही हैं? मगर कहाँ और क्यों? अदिति और आदित्य एक साथ बोल उठे। सविता जी के जाने की बात सुनकर अदिति और आदित्य दोनों ही चौंक गए थे। अदिति के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया हो, ये सोचकर कि अब घर और अंश को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से सविता जी आई हैं, तब से तो घर में तिनका भी नहीं हिलाती थी। सारे काम और अंश की देखभाल सब सविता जी ही करती थी और वे दोनों निश्चिंत थे और काम वालियों को दिया जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? आदित्य ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और मेरे खाने पीने सबकी व्यवस्था हो गई है। कहाँ आप रहेंगी आप? आदित्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है। वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और उसे धूल में मिला रही हैं। आदित्य ने गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी, इसी वजह से आजकल आपको देर हो रही थी। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं? आदिति ने आदित्य के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। अदिति की बात सुनकर सविता जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूँगी और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने घंटे में काम करना होगा। सविता जी की बात सुनकर अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो एक भी शब्द ना बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो। आखिर तुम्हारी माँ हूँ। अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर में जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। सविता जी ने आदित्य और अदिति की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। आदित्य और अदिति अवाक खड़े देखते रह गए। दोस्तों, हम सभी को अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये अनमोल हैं। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई बेहतरीन कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।